लेकिन चूंकि वहां पे मामला बायस्ड था, वो एप्लीकेशन ना केवल मेरी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई, बल्कि जो जस्टिस राजेश सिंह चौहान साहब का जो जजमेंट 16/10 का था, उसको आधार बना के मेरी एविडेंस की अपॉर्चुनिटी भी खत्म कर दी गई। यानी कि मैं किसी से क्रॉस नहीं कर सकता, मैं किसी गवाह को बुला नहीं सकता, जो मैंने एविडेंस मांगे वो बंद कर दिए गए, वो क्लोज कर दिए गए, प्लस जो मुझे अपने एविडेंस देने का मौका था वो भी क्लोज कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से सीधे सीधे सजा करने का रास्ता कर दिया गया। लेकिन ना तो मेरी हाई कोर्ट में सुनी गई, ना वहां सुनी गई, ना कंटेम्प्ट में सुनी गई, जो मैंने कंप्लेंट फाइल की चीफ जस्टिस के पास, ना उस पर कोई कॉग्निजेंस हुआ। आज स्थिति यह है कि मेरे क्लाइंट को बॉडी का अटैक पड़ा है, वो आईसीयू में भर्ती है, मैं इसको कैसे बचाऊं? वो इतना टेंशन में आ गया कि साहब मैं तो जेल चला ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया रहा है, जबकि मैं उसमें ये दिखाना चाह रहा था कि मेरे पास फाइनेंशियल पावर ही नहीं थी। उसी दौरान जब वो अकेले बैठे थे, कभी कभी कोर्ट खाली होती है, मतलब कोई मुकदमा नहीं है हो रही, तो उन्होंने हमसे कहा कि इसमें अगर आप 1 CR की व्यवस्था कर देंगे तो हम इसमें इक्विटल कर देंगे। तो मैंने जज साहब से बड़ा लाइटली इसको लिया। मैंने कहा कि नहीं सर, हम मेरिट पे मजबूत हैं, मेरिट पे लड़ेंगे, जो भी अंजाम होगा उसका मेरिट पे हम उसको लड़ेंगे। बस वहीं से ही गांठ पड़ गई, जिसके लिए हाई कोर्ट को पावर है, डिस्ट्रिक्ट जज को तो पावर ही नहीं है इंक्वायरी करने की। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, उन्होंने इनडायरेक्टली उनको एक्सोनरेट कर दिया बिना, विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी, कायदे में उनका प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। उसे क्वेश्चनेयर बनता, उसे पूछा जाता है, हमको बुलाया जाता, टाइम डेट एंड प्लेस फिक्स होता, तब इंक्वायरी होती। लेकिन ना तो वहां ये किया गया, ना हाई कोर्ट में ये किया गया। अल्टीमेटली वो मेरी पिटीशन इस बिना पे खारिज कर दी गई कि वो जज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जो एलिगेशन विद एविडेंस दिया वो बिल्कुल निरर्थक है, वो बेसलेस है। जबकि साफ साफ दिख रहा है कि वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो सीआरपीसी और एविडेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई इससे मतलब नहीं, सीधे सीधे जज को बचाने की बात चल रही है। लेकिन मैं सरप्राइज ये हूं कि मेरी सुनवाई कहीं तो नहीं, चलिए ठीक है, एक जज नहीं मान रहा, हाई कोर्ट में आप कंटेम्प्ट नहीं मान रहे, हाई कोर्ट में मैं इतना ही कह रहा हूं कि साहब मेरा मुकदमा ट्रांसफर किसी और कोर्ट में कर दो, वो पिटीशन मेरी नहीं सुनी जा रही, खारिज कर दी जा रही। मतलब क्या निकाला जाए इसका? अरे भाई हम ठीक है, हमने उनसे कहा साहब हम नहीं उलझना चाहते कोर्ट से, मजबूरी है, हम आप दूसरी कोर्ट में भेज दीजिए, डिस्ट्रिक्ट जज को पावर है, हम वहां बहस डे टू डे हेयरिंग कर देंगे। मुझे वहीं क्यों कंपेल किया जा रहा है, उसी कोर्ट में जाइए वहीं जाके, क्योंकि मुझे फांसी लटका दे, एविडेंस देने नहीं देगा, एविडेंस लेने नहीं देगा, ग्रॉस करने नहीं दिया जाएगा, तो मैं करूंगा क्या? मेरा सीधे कन्विक्शन पक्का है। आज उन्होंने 1 तारीख को, कल उन्होंने खारिज की, जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 मई को ऑर्डर किया, वो बाध्यकारी है, लेकिन वो सुनने की तैयारी नहीं, कहते नहीं मानेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, हाई कोर्ट नहीं मानते हम सेक्शंस, जाइए जो करना है कीजिए। राजेश सिंह चौहान की बेंच में मैं 6 बार अपियर होकर के मैंने उसकी वो भी सीसीटीवी फुटेज मांगी हाई कोर्ट से कि मैं इसको दिखा सकूं, तो मुझे मना कर दिया गया कि केवल सिक्योरिटी पर्पज से कैमरे लगे। मैंने कहा साहब मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दी जाए कि मैंने जो बहस की, जो मेंशन किया कि मैंने नहीं किया, तो मुझे कहीं का कोई रास्ता ही नहीं। आज मेरी स्थिति यह है कि मैं अपने क्लाइंट की जान को देख रहा हूं कि वह आज मेदांता में एडमिट है, उसका कार्डियक अरेस्ट पड़ा, उसकी स्थिति यह है कि वो जान गया कि मुझे मतलब मुझे 7 साल की इसमें सजा कर ही दी जाएगी, जबकि वो निर्दोष है। मुझे निर्दोष साबित करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा साहब। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने के लिए, क्योंकि इस लेवल पे वहाँ से बात नहीं पहुँचती है। और मैं अब बताऊँ कि बहुत ही हिम्मत करके बात में कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरे संग क्या हो सकता है, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं उन सबको झेलने के लिए इससे तैयार हूँ कि न्याय की बात होनी चाहिए। न्यायपालिका न्याय के लिए है, अन्याय के लिए नहीं। और मेरे संग जिस लेवल पे मेरे क्लाइंट संग अन्याय हुआ है, उसके लिए मैं सीजीआई साहब से समय भी मांगने वाला हूँ। मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं सारा रिकॉर्ड लेके जाऊंगा, और मुझे कहीं पे मैं किसी भी फेयर इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करने को तैयार हूँ। मेरा कहीं गलत बयानी हो, गलत बात हो, मैं उसके लिए सजा खाने को तैयार। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। आज हमारे साथ लखनऊ हाईकोर्ट के एडवोकेट राज विक्रम सिंह जी हैं, जो स्पेशली आज इसलिए जुड़े हैं कि जुडिशरी में फैले करप्शन पर बेबाकी से अपनी राय रखना चाहते हैं। खुद ये एक ऐसे केस से जूझ रहे हैं जिसमें इन्होंने, अगर कहें अपनी भाषा में कहें, इतनी पापड़ बेल चुके हैं जुडिशरी के भीतर। अब इसके बाद इनके पास रास्ता बचा है कि वो सारे घटनाक्रम को एक्सपोज करना शुरू करें। तो वो जो कहना चाहते हैं आज यही बोलेंगे। सवाल सिर्फ हमारे होंगे, लेकिन जुडिशरी के अंदर की चीजें ये जितने बेहतरीन समझते हैं ये जरूर बताएंगे। राज विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द समाचार एक्सप्रेस के इस खास शो में।
बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, बहुत बहुत आभार। जी राज विक्रम सिंह जी, आप इस मंच से आज जो कुछ भी कहेंगे कई लोग सुनेंगे, समझेंगे, और जुडिशरी पर जो एक आरोप है, गंभीर आरोप है, उसमें कितनी सच्चाई है वो भी आपके जरिए आज लोग जानेंगे। जो केस आप बताना चाह रहे हैं ईडी पीएमएलए से जुड़ा हुआ कोई मसला है, और आपने आरोप लगाए थे, हाल ही में हमने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी कि ब्रह्म प्रकाश सिंह से जुड़ा कोई केस था जिसमें आपने कोर्ट रूम में कहा था कि जज ने 1 करोड़ रुपए घूस के तौर पर मांगे थे। यह पूरा मसला क्या है और लेटेस्ट अपडेट इसमें क्या है, आज आप अपनी बातें रखनी शुरू कर दीजिए। रंजीत जी, ऐसा है, लखनऊ में सन 2010-2011 में एक घोटाला हुआ था जिसको लैखपत घोटाला कहते हैं जी। उसमें जो ब्रह्म प्रकाश सिंह है उस टाइम उसमें उस प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, प्रबंध निदेशक थे। वैसे पद तो उनका था डिप्टी रजिस्ट्रार का, लेकिन उनके पास मैनेजिंग डायरेक्टर, वो केवल सुपरविजन के लिए उनको ये एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था। उनके पास 7 चार्जेस थे जिसमें एक एडिशनल चार्जेस था, और उनके पास किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, कोई पावर नहीं थी कि जिससे वो फाइनेंस कुछ कर सकते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उसमें जब घोटाला पकड़ा गया, वो रिटायर हो चुके थे, तो उसमें घोटाले में परसेप्शन पे, प्रिजम्पशन पे कन्विक्शन हो गया और वकील बहुत अच्छी बहस नहीं कर पाए। उसमें उनको 10 साल की सजा हो गई, और उसके बाद प्रेडिकेट ऑफेंस बोलते हैं उसको, प्रेडिकेट ऑफेंस में उनको 10 साल की सजा हो गई। उसके बाद ईडी ने उसमें अपनी कार्रवाई शुरू की, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस में जब कन्विक्शन हो गया तो ईडी उसमें लाइट में आ गई। ईडी ने फिर उसमें इनकी प्रॉपर्टी वगैरह वो सीज की, सब किया, और उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट फाइल की डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ के यहाँ ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत। उसमें इनकी बेल हुई और ट्रायल शुरू हुआ। तो पहले तो मैं उसमें वकील नहीं था, लेकिन 2022 में मैं उसमें वकील बन के आया, तो उसमें जो सरकारी गवाह थे, गवाहों से बयान शुरू होने जा रहे थे। तो उसी दौरान मैंने उसमें चीफ हुआ, और चीफ के बाद मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन पीडब्ल्यू से शुरू किया जी। तो 9 गवाह उसमें ईडी के गुजरे, और उनसे मैंने जो है क्रॉस एग्जामिनेशन किया और बयान उनके दर्ज हुए। उसके बाद 313 के बयान जो हम अभियुक्त के होते हैं वो कोर्ट में रिकॉर्ड किए गए, और 313 के दिन से ही जब ये रिकॉर्ड हुए, ये घटना है शायद 17 सितंबर 2024 की। जी। तो बहुत ही, चूंकि हम स्ट्रांग थे मेरिट पे, अभी भी हम स्ट्रांग हैं, क्योंकि उसमें मेरे पास सारे साक्ष्य हैं और सब चीजें हैं कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने केवल ब्रह्म प्रकाश सिंह के खिलाफ मुकदमा किया, जबकि प्रेडिकेट ऑफेंस में 7 लोगों को कन्विक्शन हुआ था। 6 लोगों का कोई स्टेटस नहीं पता लग रहा कि ईडी ने उनके फेवर में रिपोर्ट दी या उनको निकाल दिया जांच से, क्या हुआ नहीं पता लगा। 313 के बयान जिस दिन हुए और मैंने अपने जज साहब को सब बताया कि साहब हमारा जो है मेरिट पे लड़ेंगे, उसी दौरान जब वो अकेले बैठे थे, कभी कभी कोर्ट खाली होती है, मतलब कोई मुकदमा नहीं है रिंग हो रही, तो उन्होंने हमसे कहा कि इसमें अगर आप 1 CR की व्यवस्था कर देंगे तो हम इसमें इक्विटल कर देंगे। तो मैंने जज साहब से बड़ा लाइटली इसको लिया। मैंने कहा कि नहीं सर, हम मेरिट पे मजबूत हैं, मेरिट पे लड़ेंगे, जो भी अंजाम होगा उसका मेरिट पे हम उसको लड़ेंगे। बस वहीं से गांठ पड़ गई। तो उन्होंने क्या किया, सेम डे उन्होंने कहा कि आप जो है इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई करते हैं। तो हमने कहा साहब इसमें ऐसा है कि आगे बहस करने से पहले हम इसमें, चूंकि 6 आईओज ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया था, तो कुछ लोग इसमें रह गए थे। तो एक तो मैंने, जो एक आईओ नहीं गुजरे कोर्ट में, उनका ना चीफ हुआ ना क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, एक हमने HS लाल साहब थे, उनको बुलाने के लिए कहा कि साहब उनको बुलाया जाए। प्लस जो कंप्लेनेंट हैं इसमें कंप्लेंट में, और PW5 भी हैं। उनके बाद जो PW5 के बाद जो 9 तक लोग गवाह आए, उनके कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए, तो हमने उनको बुलाने के लिए भी, और वर्तमान जेडी को बुलाने के लिए कि भाई जो 6 अन्य लोग हैं उनकी जांच की क्या स्थिति है, ये पता करने के लिए मैंने 311 की एप्लीकेशन मूव की। जो कोर्ट को पूरी पावर है, वो किसी, चाहे पुराना गवाह उसको बुला सकती है, चाहे और भी कोई गवाह अन्य था हो, उनको भी कोर्ट को पूरी पावर है बुलाने की। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन खारिज कर दी कि नहीं, हम किसी गवाह को नहीं बुलाएंगे और ये केवल डिले टेक्टिक है। जबकि मैंने सेम डे, जिस दिन 313 बयान हुए, उसी दिन सेम डे मैंने एप्लीकेशन दी थी। तो जब उन्होंने कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, जबकि मैंने रीजन दिया था कि वर्तमान को इसलिए बुलाना है कि जो और 6 लोगों उनकी क्या स्टेटस है, पिछले जो आईओ थे उनसे मुझे बहस करनी थी, प्लस जो कंप्लेनेंट थे उनके कुछ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने कहा कि साहब इनको बुलाना जरूरी। फिर मैंने क्या किया साहब, उसकी दूसरी एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन मैं 311 में दी,
उसमें माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि सेकंड एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल अंडर सेक्शन 311 सीआरपीसी। और उसके संग में मैंने 13 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना कि फेयर ट्रायल इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो मैंने उसमें तमाम जजमेंट लगाए और एविडेंस एक्ट सेक्शन 161, 162, 165 तमाम मैंने उसमें कहा कि कोर्ट को इनको बुलाना चाहिए। बल्कि एक फुल बेंच का जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, ये डिस्कशन पार्टीज का होना चाहिए ना कि जज का, क्योंकि वहां पे न्याय की बात है। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे जो 13 जजमेंट थे उनको उन्होंने हाईलाइट किया, केवल उनके टाइटल डाले और उस पर अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी, और ना सीआरपीसी के प्रोविजन को देखा, ना उन्होंने एविडेंस के प्रोविजन उन्होंने दिए थे, कुछ भी उन्होंने देखा। और ये कहते हुए कि हम जिनको बुलाना चाहते हैं वो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं, जबकि उसमें केवल एक एग्जामिन हुआ था, 2 लोग एग्जामिन नहीं हुए थे। ये झूठा ऑर्डर पास करके और मेरी एप्लीकेशन खारिज कर दी और तुरंत कहा कि आप इसमें जो है फाइनल बहस कीजिए। मैं उसके उस ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया सेक्शन 482 सीआरपीसी में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के सामने। उसमें मेरी पिटीशन जब एडमिट हुई तो पहले उसमें जस्टिस एक साथ थे, उन्होंने उसमें 3 दिन का समय केवल दिया कि ये बहुत गंभीर इशू है, आप अगर उनको पेपर्स आप ये सब नहीं देंगे, क्रॉस नहीं करने देंगे, गवाहों से बयान नहीं करने देंगे तो ट्रायल फेयर ट्रायल कैसे होगा। 3 दिन का समय दिया गया, लेकिन वो प्रॉपर कोर्ट नहीं थी, 1 दिन के लिए आए थे, बाद में रिटायर भी हो गए जैसा। उसके बाद बेंच आ गई जस्टिस राजेश सिंह चौहान साहब की। उनके यहाँ मैंने 16/10 को 1.25 से 1.5 घंटे बहस की और मैंने उनको सब बताया कि साहब 311 में पोजीशन है, अगर करना भी है तो ये उनको जिनको हम एग्जामिन कर चुके हैं उनको भले ना बुलाएं, लेकिन जो लोग नहीं बुलाए गए, ये झूठा ऑर्डर, ये गलत ऑर्डर पास करना कि वो एग्जामिन हो चुके हैं, उनको बुलाया जाना जरूरी है, क्योंकि उनसे मुझे क्रॉस करना है। और सारे 13 जो जजमेंट मैंने साइड किए थे वो रिसेंट जजमेंट थे, 2024 के ही और 2023 के हाई उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के। 1.25 घंटे बहस होने के बाद जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने बजाय रेमेडी देने के तो पिटीशन तो डिसमिस नहीं की, लेकिन उसमें ये कह दिया कि इसमें चूंकि कोई स्टे ऑर्डर नहीं है इसलिए लोअर कोर्ट प्रोसीड कर जाए। यानी कि जिस चीज पे हम आ रहे थे, या तो उसको खारिज कर देना चाहिए था पिटीशन को, तभी ऑर्डर सेशनेबल होता, या उसमें स्टे करके 1-2 दिन का समय लगा देते। जबकि वो 2-3 दिन बाद हियरिंग लगी थी, उन्होंने उसको 20 दिन बाद लगाया। मैंने कहा भी कि लॉर्डशिप इसमें बहुत अन्याय हो जाएगा, तो बोले नहीं वो हम देखेंगे इसको। और उन्होंने 1.25 घंटे सुनने बाद बल्कि ये दे दिया कि मैं प्रिपेयर नहीं हूं। तो अगर मैं प्रिपेयर नहीं था तो 1.25 घंटे 1.5 घंटे मैंने बहस कैसे की और आपने सुना किया। लेकिन वो इस तरीके से ये ऑर्डर पास किया गया, उससे उनको बल मिल गया, निचली कोर्ट को बल मिल गया। इसी दौरान मैंने एक एप्लीकेशन उनके सामने सेक्शन 59(2)C में पीएमएलए एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन दाखिल की, जिसमें सेक्शन 50 के तहत जो ईडी के अथॉरिटीज होते हैं वो जांच करते हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सारे गवाहों के बयान जो उन्होंने गवाह बुलाए थे, 50C में अनिवार्यता है, प्लस उसके रूल्स भी हैं, सीजर रूल्स करके 2001 के रूल्स हैं। उसमें यह कि पीएमएलए के अथॉरिटीज को बयान लेने हैं, जो भी आपने मटेरियल रिकवर किया है वो आपको कलेक्ट करके, वो सारी चीजें हमने मांगी। हमने कहा जो आपने गवाहों के बयान लिए वो हमको बयान दे दिए जाएं, आपने जिनको सम्मन किया वो सम्मन हमको भेज दिए जाएं कि आपने किया कि नहीं किया। आपने अगर कोई केस डायरी वैसे नहीं मेंटेन होगी, अगर कोई की है तो वो दे दीजिए। प्लस हमने कुछ जो पीडब्ल्यूज थे 3-4 उनके मैंने स्टेटमेंट मांगे। मैंने प्रेडिकेट ऑफिस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसके मैंने स्टेटमेंट मांगे, और मैंने उन चेक्स की फोटोकॉपीज मांगी जिसके माध्यम से घोटाला हुआ, ये जानने के लिए कि उन पे आखिर सिग्नेचर किसके थे, क्या उस पर ब्रह्म प्रकाश सिंह के थे या किसी और थे। बहुत रेलिवेंट डॉक्यूमेंट थे, वो उनको देने भी चाहिए थे। सेक्शन 207 के तहत सीआरपीसी में इनको ही पहले से प्रोवाइड कराने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं कराए। उस एप्लीकेशन में भी मैंने तमाम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के लगाए, लेकिन चूंकि वहां पे मामला बायस्ड था, वो एप्लीकेशन न केवल मेरी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई, बल्कि जो जस्टिस राजेश सिंह चौहान साहब का जो जजमेंट 16/10 का था उसको आधार बना के मेरी एविडेंस की अपॉर्चुनिटी भी खत्म कर दी गई। यानी कि मैं किसी से क्रॉस नहीं कर सकता, मैं किसी गवाह को बुला नहीं सकता, जो मैंने एविडेंस मांगे वो बंद कर दिए गए, वो क्लोज कर दिए गए, प्लस जो मुझे अपने एविडेंस देने का मौका था वो भी क्लोज कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से सीधे सीधे सजा करने का रास्ता कर दिया गया। उसके साथ 482 वही 482 राजेश सिंह चौहान साहब की बेंच में 6 बार और लगा। मैंने हर बार उनके सामने मेंशन किया कि साहब इसमें ये अर्जेंसी है, इसमें अब इन्होंने एविडेंस भी क्लोज कर दिया, हमारी कन्विक्शन हो जाएगा, हमको मौका नहीं दिया जा रहा, ना एविडेंस दिया रहे, ना गवाहों से बयान
और उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, जबकि वो आउट ऑफ टर्न भी एक लिस्ट देते थे केसों की। हमारा कभी मेंशन केस नहीं लिया गया, 6 बार लगा। उसके बाद जब मैंने देखा कि 482 में नहीं होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट्स हैं वो ऑल इंडिया जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, वो मैंडेटरी है, बाइंडिंग है, उनको मानना पड़ेगा। जब हमने देखा कि भाई इसमें, तो मैंने उसमें कंटेम्प्ट फाइल किया कि इसमें जो है कंटेंट बनता है। और एक करीमुद्दीन का जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें भी उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2023 में यहां तक कह दिया है कि किसी भी कोर्ट को हमारे जजमेंट का इंटरप्रिटेशन करने का भी राइट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर एग्रीव्ड पार्टी मेरे दिए हुए जजमेंट से मतलब एग्रीव्ड है तो वो कंटेम्प्ट फाइल कर सकती है। वो सारा चीज मैंने कोर्ट में रखी कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की अवहेलना हुई है, क्योंकि 13 जजमेंट जो हमने दिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिला के, उस पर ना तो कोई ओपिनियन कोई दी ही नहीं गई, ना डिफर किया गया, ना उनको उन पे कंसेंट दी गई, ना उनको माना, ना उनको डिक्लाइन किया, सीधे सीधे उनका नाम दिखाया और आगे बढ़ते हुए ऑर्डर पास कर दिया। यानी कि कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ, जो कि मैंने कहा विलफुल डिसओबे है। अगर आपको करना तो आप डिफर कर सकते थे, क्योंकि डिफर करने का उनके पास मुझे लगता है कि बन नहीं रहा होगा। उन्होंने, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन में जजमेंट पूरे साइड थे, तो उन्होंने एप्लीकेशन को उठा के लिखवा तो दिए, लेकिन उनके ऊपर रिलाई नहीं किया और विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द एनी जजमेंट ही पास द ऑर्डर। फिर मैंने ये बहस चलती रही। वो हमारी जब बहस फाइनल पे आई तो जस्टिस राजीव सिंह की बेंच में वो मैटर गया और राजीव सिंह साहब ने उसको कंटेम्प्ट नहीं माना। 141 को भी कहा कि इसमें नहीं बनता है। आपने कुछ ये नहीं बताया कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो मैंने बहस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट जो रिपोर्टेबल है वो अपने आप में केस लॉ होता है, उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा केस लॉ है कौन सा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई रिपोर्टेबल कर दिया मीनिंग देयर बाय दैट इज केस लॉ, और वो पूरे इंडिया पे लागू होगा 141 में। लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं माना, और ना केवल ये किया बल्कि जुडिशियल को एक्सीड करते हुए डायरेक्शन दे दिया ट्रायल कोर्ट को कि आप एक्सपेडिट इसको कर दें, तुरंत इसको डिसाइड करें विदाउट एनी एडजर्नमेंट। अगर कोई एडजर्नमेंट आता है उसको प्रॉपर ना हो तो उसको कंसीडर ना किया जाए, और आप कोई एडजर्न नहीं करेंगे और आप डिसाइड कर देंगे। तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसी दौरान जब सब हो रहा था तो मैंने दिसंबर 2024 में ही एक कंप्लेंट वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं मिस्टर राहुल प्रकाश जी, उनके खिलाफ मैंने बाकायदा पूरे एविडेंस लगा करके दिसंबर में मैंने एक कंप्लेंट भेजी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को। उसकी कॉपी मैंने यहाँ के ऑनरेबल जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं उनको भेजी और डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी भेजी, लेकिन उस पर कोई भी कॉग्निजेंस मेरी एप्लीकेशन पर नहीं लिया गया। मतलब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बच रहा, या वो सजा खाए, उसके पास 2 ही रास्ते बच रहे हैं। फिर मैंने क्या किया कि दिसंबर में ही मैंने कि भाई चलो ठीक है, हम दूसरी कोर्ट में चले जाते हैं, हम वहां जाके बहस कर लेंगे। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में एक ट्रांसफर पिटिशन डाली कि मेरी ऐसी बात है और वहां से मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, और ना तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखे जा रहे, ना सीआरपीसी प्रोविजन देखना, एविडेंस देख रहे हैं, ना पीएमएलए देख रहे हैं, मतलब कोई प्रोविजन, कोई सेक्शन, कोई जजमेंट आप मान ही नहीं रहे, तो हम कैसे मान ले वहां वो हमें न्याय मिलेगा। हमने वहां पे पिटिशन डाली डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ। तो पुराने डिस्ट्रिक्ट साहब बदल गए, उसके बाद नई डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा आ गई, उनकी कोर्ट में बहस हुई। उन्होंने इस बिना पे मेरी एप्लीकेशन खारिज कर दी कि मैंने उन जज साहब को बुलाया और उनसे स्टेटमेंट लिया, और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। तो जज साहब ने ये कहा, जज साहब ने कहा, मैंने उनको बुलाया राहुल प्रकाश जी को, उनके स्टेटमेंट लिए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जो भी मेरे पे एलिगेशन लगाए गए वो निराधार हैं, यानी कि केवल ओरल, कोई लिखित में नहीं, कुछ नहीं, केवल कमेंट के आधार पे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इसके लिए जजेस के लिए एक्ट है, उत्तर प्रदेश जुडिशरी समथिंग करके 2001 का है, उसके तहत ही वो पूरी प्रोसीडिंग चलती है, जिसके लिए हाई कोर्ट को पावर है, डिस्ट्रिक्ट जज को तो पावर ही नहीं है इंक्वायरी करने की। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, उन्होंने इनडायरेक्टली उनको एक्सोनरेट कर दिया बिना, विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी, कायदे में उनका प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उसे क्वेश्चनेयर बनता, उनसे पूछा जाता है, हमको बुलाया जाता, टाइम डेट एंड प्लेस फिक्स होता, तब इंक्वायरी होती। लेकिन ना तो वहां ये किया गया, ना हाई कोर्ट में ये किया गया। अल्टीमेटली वो मेरी पिटीशन इस बिना पे खारिज कर दी गई कि वो जज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जो एलिगेशन विद एविडेंस दिया वो बिल्कुल निरर्थक है, वो बेसलेस हैं, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो सीआरपीसी और एविडेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन
कोई इससे मतलब नहीं, सीधे सीधे जज को बचाने की बात चल रही है। उसके बाद उसको मैंने उस आर्डर को चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट बेंच में, लखनऊ बेंच में, जहां पे बहस हुई। ऑनरेबल जस्टिस सुभाष विद्यार्थी साहब की बेंच थी। उसमें मैंने यही कहा कि साहब कहीं तो न्याय की गुंजाइश रखी जाए, हम कैसे अपना पक्ष रखें। मेरा एविडेंस भी आपने क्लोज कर दिया, हम जिनसे बहस करना चाहते हो आप बहस नहीं करने दे रहे हैं, हम एविडेंस मांग रहे हैं आप वो एविडेंस भी हमको नहीं देने दे रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि मेरे कोड बदल दीजिए, तो आप कोड भी बदलने के राजी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने 3 महीने बाद क्यों आपने इसमें शिकायत की, 3 एप्लीकेशन जब आपकी खारिज हो गई तब आपने क्यों कंप्लेंट की। तो हमने उनसे कहा कि देखिए साहब, कोई भी लिटिगेंट या कोई भी वकील पहले किसी जज से नहीं उलझता है, वो सोचता है लाइटर वे में लेता है कि भाई ठीक है ऐसा होता रहता है, एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि इस स्टेज तक जाएगा। जब मैंने ये देख लिया कि मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए गए, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा, यानी कि सब कुछ बंद हो गया, तो मेरे पास भी कंप्लेंट करने के लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि 482 में भी मुझे नहीं मिल रहा है ऑर्डर, कंटेंट सुनवाई नहीं हो पाई थी तब तक। तो मैंने कहा साहब मैं जाऊं कहां, आखिर मेरा दर्द हम कैसे अपने को प्रूफ करें कि हम, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक्यूज को लास्ट मौके तक आप मौका देंगे अपनी बात रखने का अपना। तो हमने कहा, उन्होंने वो मेरी पिटीशन खारिज कर दी कि नहीं कुछ नहीं, और बल्कि मेरे ऊपर दोषारोपण किया गया कि मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, और ये वहां भी बोला गया। तो मैंने कहा साहब आवाज मेरी जरूर थोड़ी तेज है, लेकिन मैंने कोई मिसबिहेव कभी किसी से नहीं किया। तो वो एलिगेशन मेरे ऊपर ही लगाया गया। खैर कोई बात नहीं, वो तो कोर्ट में वकीलों के बीच में थोड़ी बात होती है, लेकिन मेरा कहना है, हमने कहा लॉर्डशिप यहाँ पे जस्टिस डिफीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्यूज को कहीं आप कोई मौका, कोई खिड़की खोलिए ताकि वो अपने एविडेंस दे सके, ताकि वो गवाहों से बहस कर सके। तो उन्होंने वो बात नहीं मानी। उसके बाद फिर वो उस पर कंटेम्प्ट में जो मैंने किया था वो उस पर ऑर्डर आ गया, वो ऑर्डर रिजर्व था, ऑर्डर आया, उस पर उन्होंने वो मेरी एप्लीकेशन कंटेम्प्ट की खारिज कर दी, और न केवल खारिज की बल्कि जुडिक्शन का भी एक्सेप्ट कर गया कि ट्रायल कोर्ट इसको एक्सपेडाइट करेगा। उसके साथ मैंने इसमें रिव्यू डाला हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 2024 का दिसंबर का है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंटेम्प्ट का एक्ट, कंटेम्प्ट में के तहत आप किसी भी ट्रायल कोर्ट को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप सीमा नहीं लान सकते। तो उस पर मैंने रिव्यू डाला है, वो रिव्यू अभी पेंडिंग है। और वो ये रिव्यू आपने कहा हाई कोर्ट में डाल रखा है? जी, उन्हीं जस्टिस राजीव सिंह चौहान, राजीव सिंह साहब ने जो ऑर्डर कंटेम्प्ट में किया था कि 141 को भी उन्होंने कंसीडर नहीं किया, कयूमुद्दीन का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसको भी उन्होंने नहीं माना, और कहा कि इसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं बनता। यानी कि एक तरीके से इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट की अवमानना नहीं हुई है। जबकि मैंने कहा उसमें कि साहब कहीं तो 13 जजमेंट हमने दिए, कहीं कुछ 2 शब्द आते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल इग्नोर कर देना। तो उन्होंने उस बात को मेरी नहीं माना और मेरी पिटीशन खारिज कर दी, कंटेम्प्ट पिटीशन खारिज कर दी। उसके बाद मैंने इसमें रिव्यू डाला है कि आपने इसमें जुडिक्शन एक्सीड कर दिया, क्योंकि आपको ये राइट नहीं था इस कंटेम्प्ट में कि आप डायरेक्शन दे सकते थे लोअर कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल 2024 का जजमेंट है। मैं जजमेंट अगर रिकॉल कर पा रहा हूं तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उसमें वो रिव्यू है। प्लस मैंने जो सुभाष विद्यार्थी साहब ने मेरी रिट पिटीशन, क्रिमिनल रिट पिटीशन में ऑर्डर किया था, ट्रांसफर वाली खारिज की थी, उसमें मैंने रिव्यू डाला है। अब स्थिति ये है कि चूंकि राजीव सिंह साहब ने कंटेम्प्ट में ऑर्डर कर दिया था प्रोसीड करेंगे, मैंने उसकी भी इज्जत रखते हुए उस ऑर्डर, सम्मान करते हुए उस ऑर्डर को मैंने प्रोसीड कर दिया वहां पर। और मैंने एक एप्लीकेशन भैया मैंने दी फिर से अभी 22 तारीख को वहां पे, कि सेक्शन 207 सीआरपीसी में जो एविडेंस मुझे नहीं दिए गए वो मुझे दिए जाएं। उसके तहत मैंने एक तो सबसे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनको दिया, जो अभी 7 मई को 2025 को जजमेंट आया है, सरला गुप्ता वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप ईडी को वो सारे पेपर जो उसने कलेक्ट किए हैं, बयान लिए हैं, जो भी है वो तो देने ही देने हैं, और उन पेपरों को भी देना जिसपे वो रिलाइड नहीं करती। यानी कि सारे पेपर जो आपने कलेक्ट किए हैं ये सेक्शन 50 की अनिवार्यता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसमें सेक्शन 311, सेक्शन 391 सबका उदाहरण देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट को ये दिलाना ही पड़ेगा, और वो जजमेंट भी मैंने दिया। उसके संग में मैंने उसमें एप्लीकेशन में ना केवल वो किया बल्कि सेक्शन 233, 3, 238 और 244 जिसमें बाध्य है एविडेंस दिलाने के लिए कोर्ट, वो हमने संग में हाईलाइट किया कि साहब रीड विद दी सेक्शंस। तो 207 में जो पेपर्स नहीं दिए गए वो हमने मांगे, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट दिया। एक जजमेंट और है जिसमें उन्होंने कहा जो प्रोसीजर रूल्स दिए गए वो फॉलो करना अनिवार्य है, वो भी मैंने उसमें लगाया, बाकायदा उसको मैंने मेंशन किया है।
और मैंने सारे सेक्शन मेंशन किए, उसके बावजूद मेरी एप्लीकेशन कल खारिज कर दी गई कि वो हम आपको नहीं दिलाएंगे। और ये कहते हुए कि जो राजीव सिंह चौहान साहब ने ये 482 में जो 16/10 को ऑर्डर किया था कि इसको प्रोसीड कर दिया जाए, उसको प्रोसीड करते हुए 5 अगस्त की डेट फिक्स कर दी है कि फाइनल आर्गुमेंट होगी। अब ऐसी स्थिति में मेरे पास ना तो साक्ष्य हमको दिए गए, ना हमको बहस पूरी करनी दी गई, और हमको कंपेल किया जा रहा है कि आप आके फाइनल आर्गुमेंट करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना, अगर हम कहते पिछले जजमेंट आप ना भी जाते, जो अभी 7 मई को सरला गुप्ता वाला जजमेंट आया, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ उन्होंने कंक्लूजन दिया है नीचे कि आपको पेपर अवेलेबल करवाना जरूरी है। आपने उसको भी फिर से अवज्ञा कर दी, आपने फिर वो जजमेंट्स नहीं माने, आपने सीआरपीसी के फिर वो सेक्शंस आपने अवज्ञा कर दी, सेक्शन 233, 3, 238, 244 सेक्शन। वो कहना है उन्होंने, ईडी ने उसमें ऑब्जेक्शन ही लगाया था, 2 ऑब्जेक्शन लगाए थे मेरी एप्लीकेशन पे कि नंबर 1 साहब ये है स्पेशल कोर्ट है, तो स्पेशल कोर्ट को सेशन ट्रायल माना जाएगा। तो उसमें एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी 2024 का है कि ये जो पूरा ईडी का केस है ये वारंट केस है, तो इसमें सेक्शन 200 से 204 तक की प्रोसीजर लागू होते हैं। तो वो तक मैंने जजमेंट दिया उनको कि नहीं वारंट केस है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि फाइनल स्टेज पे है, तो मैंने कहा फाइनल स्टेज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 311 में कोर्ट को पावर है कभी भी मंगा लेने की किसी भी एविडेंस को, और मैं तो शुरू से मांग रहा हूं। तो ये बात कहा जा रहा है कि डिले टेक्टिक, मैंने एक भी एडजॉर्नमेंट नहीं दिया उस दौरान, मैं डे टू डे हेयरिंग के लिए तैयार। मैंने हाई कोर्ट में कहा कि साहब कोर्ट बदल दिए, मैं डे टू डे हेयरिंग के लिए तैयार हूं। आप जिस कोर्ट में भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज को पूरी पावर है, वो अपने पास मंगा सकते हैं, आप वहां कर दीजिए, हम डे टू डे हेयरिंग के लिए तैयार हैं। लेकिन ना तो मेरी हाई कोर्ट में सुनी गई, ना वहां सुनी गई, ना कंटेम्प्ट में सुनी गई, जो मैंने कंप्लेंट फाइल की चीफ जस्टिस के पास, ना उस पर कोई कॉग्निजेंस हुआ। आज स्थिति यह है कि मेरे क्लाइंट को कार्डियक अटैक पड़ा है, वो आईसीयू में भर्ती है, मैं इसको कैसे बचाऊं? वो इतना टेंशन में आ गया कि साहब मैं तो जेल चला ही जाऊंगा अब, क्योंकि मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया रहा है, जबकि मैं उसमें ये दिखाना चाह रहा था कि मेरे पास फाइनेंशियल पावर ही नहीं थी, मैं कर ही नहीं सकता। जो प्रेडिकेट, अच्छा उन लोग कहते हैं कि प्रेडिकेट ऑफेंस में आपका कन्विक्शन हुआ, तो इनके ही कंप्लेनेंट और इनके पीडब्ल्यूज का जो आईओएस थे, उनका कहना है कि हम उसको केवल ट्रिगर पॉइंट बनाते हैं, हम अपनी स्वतंत्र जांच करते हैं। प्रेडिकेट ऑफेंस या चार्जशीट वगैरह प्रेडिकेट ऑफेंस में केवल हमारा एक बेस होती है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट, और वो सेक्शन 50 भी कहता है पीएमएलए का कि आप अपनी इंडिपेंडेंट जांच करेंगे, और जो प्रोसीजर है वो उनका रूल्स जो दिए हुए हैं उसे सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 तक रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप क्या क्या प्रोसीजर अपनाएंगे। तो साहब ना तो मुझे वो पेपर दिए जा रहे हैं जो उन्होंने कलेक्ट किए, ना मुझे वो 207 में पूरे पेपर दिए गए, ना वो दिए जा रहे हैं, ना गवाहों ने जो क्या बयान दिए ना उसकी कॉपी दी जा रही है, ना मैंने चेक्स मांगे कि चेक्स पे किसके सिग्नेचर, ताकि ये पता लगे कि घोटाला किया किसने, कि ब्रह्मप्रकाश के सिग्नेचर हैं या किसी और के हैं। वो चेक्स की भी कॉपी नहीं दी, मतलब नॉट ए सिंगल एविडेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू मी। राज विक्रम सिंह जी, यहाँ पे जरा सा रोकना चाहूंगा क्योंकि आप लगातार अपनी पूरी बातों को रखे हैं, मेरे कुछ सवाल होंगे इसमें। जी जी बिल्कुल। सबसे पहली बात, जो ये ईडी का केस बना था, पीएमएलए का जो केस बना, इसमें आप क्या देखते हैं, किससे बचाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ आपको मिल नहीं रहा है, ना गवाहों के स्टेटमेंट मिल रहे हैं, या फिर आपके जो भी कानूनी टर्म में जो भी आते हैं वो सब कुछ आपको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो इसके 2 इशारे निकलते हैं, या तो ईडी चाहती है कि आपके क्लाइंट को जेल भेज ही दिया जाए, या बाकी जो जिसमें आपने कहा कि 6-7 लोग थे, लेकिन जो सेलेक्टेड एक्शन दिखाई पड़ता है यहाँ पर, सेलेक्टिव एक्शन जिसे कहते हैं, तो क्या कारण लग रहा है? ईडी कुछ ऐसा कर रही है या ईडी जुडिशियरी की मिली भगत है? क्योंकि ईडी के ऑफिसर भी करप्ट होते हैं, यह अब सबके सामने खुला है, कई ऑफिसर अरेस्ट हुए हैं, कई पर ऐसे मामला बना है, और जुडिशियरी में भी कई जजों पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। तो इस बीच जो आपका केस है, इसमें आप क्या पॉइंट देख रहे हैं? आपके साथ अगर इस तरीके का सलूक हो रहा है, ईडी की भूमिका क्या है? जुडिशियरी क्या वाकई में ईडी के साथ मिली हुई है, या फिर जिस जज पर आपने आरोप लगाए उनके बारे में ऊपरी अदालत तक में भी कुछ भी नहीं हुआ? अमूमन कुछ ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें यह देखा जाता है कि जो ट्रायल कोर्ट के जज होते हैं या सिविल जज या कह लें, तो इन लोगों पर एक्शन की बातें सुनाई पड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने या तो फटकार लगा दी, या किसी की नौकरी चली गई, या किसी को जबरिया रिटायर कर दिया गया। तो आपके केस में यह सब मामला पीछे कैसे छूट गया, ये समझिए। देखिए, ईडी कंप्लेनेंट है, हम मान लेते हैं कि उनका उद्देश्य होता है
एक्यूज को कन्विक्ट कराना। चलिए वो कंप्लेनेंट है, लेकिन ये कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि एक्यूज को सारी चीज मुहैया कराई जाए, जबकि हमारा कानून भी कहता है, सीआरपीसी के तमाम प्रोविजंस कहते हैं, एविडेंस एक्ट के तमाम प्रोविजंस कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कहते हैं कि एक्यूज को भी आर्टिकल 21 में जीने का राइट है, गलत कन्विक्शन ना हो जाए। इसलिए कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई पेपर छुपाया जा रहा है या जो रेलिवेंट है नहीं दिया जा रहा है, वो कोर्ट मंगा के देगी। अब सरला गुप्ता के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मार्ट पहले ईडी क्या करती थी कि वो कहती थी हम इन पेपर पर रिलाई करते हैं, वो दे देती थी। जिन पेपर पर रिलाई नहीं करती थी उनको नहीं देती थी, क्योंकि वो अक्सर उसमें एक्यूज के फेवर के स्टेटमेंट्स होते थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि भाई वो पेपर आप छुपा ले आते हैं जो उसके एक्यूज के पर्पस के हैं, और जो आपके फेवर के वो आप प्रोड्यूस कर देते हैं। तभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि आप जिन पे रिलाई कर रहे हैं वो भी, और जिन पे नहीं रिलाई कर रहे हैं वो भी पेपर्स आप देंगे। अब देखिए सेक्शन 50 में तो अनिवार्यता है, आपने बगैर सेक्शन 50 के तो आप इन्वेस्टिगेशन किए बगैर तो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। तो सेक्शन 50 में जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया उसमें आपने स्टेटमेंट्स लिए होंगे, उसमें आपने रिकवरी की होगी, उसमें फॉर्म 5 होता है वो जारी किया जाता है डिपार्टमेंट को, वहां से आपने कलेक्शन किया होगा एविडेंस का उनके खिलाफ। हमने यही कहा कि जो ब्रह्म प्रकाश सिंह के ऑफिस से आपने जो रिकॉर्ड रिकवर किया उसकी कॉपी हमको दीजिए। आपने मेरे ब्रह्म प्रकाश सिंह के ऑफिस से, रजिस्ट्रार ऑफिस से जो भी एविडेंस कलेक्ट किए वो हमको दिए जाए। तो हमने ईच एंड एवरी एविडेंस मांगा उनसे कि कुछ तो हमको दीजिए जिसमें हमारा नाम आ रहा हो, वो हमको देने से मना कर दिया गया। अब देखिए ईडी तो अपना बचाव करेगी कि हमें, मुझे लगता है कि ईडी तो गलत है ही है, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी चूंकि जज साहब की बनती थी कि हम जज कोर्ट से निवेदन करते हैं। जज साहब चूंकि 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, अब उनको चूंकि 1 करोड़ नहीं मिल रहा है तो ये सब हो रहा है। लेकिन मैं सरप्राइज ये हूं कि मेरी सुनवाई कहीं तो नहीं, चलिए ठीक है एक जज नहीं मान रहा, हाई कोर्ट में आप कंटेम्प्ट नहीं मान रहे, हाई कोर्ट में मैं इतना ही कह रहा हूं कि साहब मेरा मुकदमा ट्रांसफर किसी और कोर्ट में कर दो, वो पिटिशन मेरी नहीं सुनी जा रही, खारिज कर दी जा रही। मतलब क्या निकाला जाए इसका? अरे भाई हम ठीक है, हमने उनसे कहा साहब हम नहीं उलझना चाहते कोर्ट से, मजबूरी है, हम आप दूसरी कोर्ट में भेज दीजिए, डिस्ट्रिक्ट जज को पावर है, हम वहां बहस डे टू डे हेयरिंग कर देंगे। मुझे वहीं क्यों कंपेल किया जा रहा है, उसी कोर्ट में जाइए वहीं जाके, क्योंकि मुझे फांसी लटका दे, एविडेंस देने नहीं देगा, एविडेंस लेने नहीं देगा, ग्रॉस करने नहीं दिया जाएगा, तो मैं करूंगा क्या? मेरा सीरियस कन्विक्शन पक्का है, जो कंप्लेंट में कहा गया वो मान लेंगे आप और उसको आप कर देंगे। तो जो आज भी एप्लीकेशन की बताइए, जब इतना करने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं, आज उन्होंने 1 तारीख को कल उन्होंने खारिज की, जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 मई को ऑर्डर किया, वो बाध्यकारी है, लेकिन वो सुनने की तैयारी नहीं, कहते नहीं मानेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, हाई कोर्ट नहीं मानते हम सेक्शंस, जाइए जो करना है कीजिए। अब ऐसी कंडीशन पे जो एक जज अब हाई कोर्ट के जजेस पे देखना चाहिए कि मैं बार बार उनसे प्रेयर कर रहा हूं कि साहब मुझे कहीं तो खिड़की खोलिए मेरे लिए, कहीं तो मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए। 482 में आप सुन नहीं रहे, आप एडवर्स ऑर्डर पास कर दे रहे हैं जिससे उसका बल मिल जा रहा है, और वो ये कह दे रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 482 में कि हम कोई स्टे नहीं कर रहे हैं, आप उसे प्रोसीड कर जाइए। तो क्या मतलब है? राजेश सिंह चौहान की बेंच में मैं 6 बार अपियर होकर के मैंने उसकी वो भी सीसीटीवी फुटेज मांगी हाई कोर्ट से कि मैं इसको दिखा सकूं, तो मुझे मना कर दिया गया कि केवल सिक्योरिटी पर्पज से कैमरे लगे। मैंने कहा साहब मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दी जाए कि मैंने जो बहस की, जो मेंशन किया कि मैंने नहीं किया। तो मुझे कहीं का कोई रास्ता ही नहीं। आज मेरी स्थिति यह है कि मैं अपने क्लाइंट की जान को देख रहा हूं कि आज मेदांता में एडमिट है, वो उसका कार्डियक अरेस्ट पड़ा, उसकी स्थिति यह है कि वो जान गया कि मुझे मुझे 7 साल की इसमें सजा कर ही दी जाएगी, जबकि वो निर्दोष है। मुझे निर्दोष साबित करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा साहब। तो ये देखिए सबसे बड़ा पॉइंट आप उठा रहे हैं कि आपकी सुनवाई किसी लेवल पर जाकर हो नहीं रही है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी वाला जो मसला था, मैंने वो केस देखा था, जब उस पर ही मैंने खबर भी बनाई थी, तो उसमें एक लाइन यह भी कहा गया था कि आपको जज साहब ने कहा था कि आप जो 1 करोड़ का आरोप इतने दिनों के बाद लगा रहे हैं, यह केस को लंबा खींचने की कोशिश है, केस लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए आपने ऐसे आरोप लगाए हैं, और फिर उन्होंने आपका रिट पिटीशन खारिज कर दिया था। तो इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, हमने जिस दिन 313 के बयान हुए उसी दिन 311 की एप्लीकेशन मूव की, कोई कहीं पे कोई एडजॉर्नमेंट नहीं। मैंने 311 की एप्लीकेशन उसी दिन की, जबकि जज साहब ने ऑर्डर रिजेक्ट किया, लेकिन वो बैक डेट से हमेशा ऑर्डर करते हैं। फिर मैंने सेकंड एप्लीकेशन 23/11 को दी, कोई एडजॉर्नमेंट। मैंने कहा साहब बुला लीजिए, मैं बहस कर लूं, आप फाइनल कर दीजिए, मेरे पे डिसाइड कर दीजिए। वो एप्लीकेशन मेरी खारिज कर दी जाती है। फिर मैं 482 में जाता हूं, कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया गया कि मेरी तरफ से मैं कोर्ट में अपियर नहीं हुआ, मैंने बहस नहीं की, या मैं डिले टेक्निक, क्योंकि ये डिसमिस करने का रास्ता निकाला गया।
हमको बार बार कह के डिले टेक्टिक, अरे भाई डिले टेक्टिक के आधार पे आप डिफीट ऑफ द जस्टिस थोड़ी ना कर देंगे। आप एविडेंस भी नहीं दिलाएंगे 207 में, आप जो पीएमएलए सेक्शन 50 में जो एविडेंस कलेक्ट किए गए वो भी नहीं दिलाएंगे, ये भी डिले टेक्टिक है। आप गवाहों से पूरी, हमको जो 2 गवाह नहीं गुजरे हम उनको बुलाना चाहते हैं, ये भी मेरी डिले टेक्टिक है। अगर सब गवाह गुजर गए होते, सारे एविडेंस आ गए होते और तब हम कोई बहाना बनाते, तब तो मेरी बात बिल्कुल ठीक थी कोर्ट की, मैं डिले टेक्टिक कर रहा हूं। लेकिन मुझे कुछ दिया ही नहीं जा रहा, मुझे बहस नहीं करने दी जा रही है उन लोगों से जो गुजरे नहीं है, और आप कह रहे हैं डिले टेक्टिक। मतलब मेरी तो जान पे बनी हुई है, क्योंकि मुझे ईडी ने क्या कलेक्ट किया, ईडी के पास क्या एविडेंस है। ईडी ने केवल 2 चीज लगाई है साहब पूरी कंप्लेंट में, बता दूं। नंबर 1 प्रॉपर्टी के पेपर्स, और दूसरी बात मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल। अब आप सुन लीजिए, ईडी ने इसको कंसील किया। मैंने बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन में पाया कि उस जो घोटाला हुआ है उससे पहले भी मैंने 4 प्रॉपर्टी खरीदी, और उसके रिटायर होने के बाद भी 4 प्रॉपर्टी मैंने खरीदी। यानी मैं 16 प्रॉपर्टी टोटल गई थी ईडी पास, जो उनके कंप्लेनेंट ने एक्सेप्ट किया कि मुझे 16 प्रॉपर्टी पेपर दिए गए। ईडी ने केवल उसी दौरान के 8 प्रॉपर्टी को पिक एंड चूज करके अपनी कंप्लेंट में दिखाया, जबकि वो जो 8 प्रॉपर्टियां थी उनको छुपा ले गए। नंबर 1। दूसरी बात, जो आप बैंक अकाउंट कह रहे हैं, मेरे पास और भी तो मेरी सारी सैलरी उसमें आती थी। उन्होंने कहीं डिफरेंशिएट नहीं किया कि इसी सैलरी इनकी आती थी, सैलरी भी तो मेरी आती थी। रिटायर होने के बाद ये सब मुकदमे हुए, तो रिटायरमेंट के बाद हमको पैसा भी तो मिला, जीपीएफ का, ग्रेचुटी का, वो भी तो मेरा भागा था। तो ईडी ने तो सारा पैसा मेरा जो है उसको दिखा दिया कि वो उससे है, जबकि गवाहों के बयान ये आए हैं कि उन्होंने केवल पेडिकेट ऑफिस में सुनी सुनाई बातों पे गवाही दी थी। एक भी पेपर बीपी सिंह का नहीं निकला, ब्रह्म प्रकाश सिंह का, एक भी कोई लेटर नहीं है, कोई आदेश नहीं है। और जो रूल्स हैं लैगफेड के, उसमें उनको पावर ही नहीं है। पावर है 4 लोगों को, रजिस्ट्रार को, चेयरमैन को, सेक्रेटरी को एंड ट्रेजरर को। ये लोग पैसे का लेन देन कोई करना था वो कर सकते थे, हमें केवल सुपरवाइजरी था कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट रुके ना किसी कारणों से, उनको वो देखना था। और ये हमारे पास एडिशनल चार्ज था, हम 7 जगहों पे हमें चार्ज था। मेन चार्ज हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक के जो रिक्रूटमेंट बोर्ड था, मैं उसका चेयरमैन था। तो मेरे को रिटायरमेंट का बलि का बकरा ये बना दिया गया और लोगों को छोड़ दिया गया। फिर बात ये आती है कि अगर हम कन्विक्शन हुआ हमारा, तो 6 और लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक। 2018 में ईडी ने मुकदमा फाइल किया था, कंप्लेंट 30/2018 नंबर है इसका। तो 6 लोग, इसीलिए मैंने कहा कि वर्तमान ज्वाइंट डायरेक्टर को आप बुला लीजिए, ताकि मैं उनसे पता करूं कि भाई जो और 6 लोग थे सेम मुकदमे में, उन लोगों का क्या हुआ। या तो अगर वो सही निकाल दिए तो हम भी सही हैं, या फिर वो गलत है तो फिर हम भी गलत हैं। तो उनको किस बेस पे नहीं आपने कुछ किया, उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं लाए, आपने इन्वेस्टिगेशन की कि नहीं की, उनके बयान दर्ज किए गए कि नहीं किए गए, ये सब मुझे चाहिए थे। हो सकता है उन्होंने बयान दिए हो तो उसमें उन्होंने ये बात कही हो कि मैंने बीपी सिंह ने, ब्रह्म प्रकाश सिंह की कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो मैं कैसे बहस करूं केवल कंप्लेंट पे। और उन्होंने ये सारी दलीलें आप जज के सामने रखते हैं, तो क्या जज साहब का कोई डायरेक्शन नहीं आता इस मसले पर? कुछ नहीं साहब, यही जो आपसे कह रहा हूं, यही मैं कोर्ट्स में कह के थक गया हूं कि साहब सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए, साहब आईपीसी सीआरपीसी मान लीजिए, साहब एविडेंस एक्ट मान लीजिए, साहब कंटेंट कहीं तो हमको कोई खिड़की खोल दीजिए। और आज स्थिति है कि जब मैंने कंप्लेंट भी फाइल की उस पर भी आप कुछ, जबकि मैं आपको एक चीज बताऊं, लगभग 500 लोगों का भी ट्रांसफर किए गए यूपी में जुडिशियल ऑफिसर्स के। मुझे लगा हो सकता है उनके यहाँ ट्रांसफर हो जाए, तुम दूसरी के यहाँ बहस कर लेंगे। जब देखा ट्रांसफर भी नहीं हो रहे, तो मैंने कहा चलो मेरा ट्रांसफर किसी और कोर्ट में हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज साहब मेरा। हमने उनसे कहा भी कि साहब हम लोग काम करते हैं, कोर्ट से उलझना हमारा मकसद नहीं होता है, तो हमको किसी और कोर्ट में कर दीजिए, हम वहां कर लेते हैं हमको। तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी कि वो केवल ओरल स्टेटमेंट पे, कि उन्होंने कह दिया कि हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाया गलत। अरे तो फिर आप रिटर्न में हमको देते तो हम तो चैलेंज करते। एविडेंस पूरी मोटी, कम से कम 100 पन्नों की मैंने पिटीशन बना के उनको पूरे एविडेंस लगा के दी, और सारे जजमेंट उसमें सुप्रीम कोर्ट के लगे हैं, उसमें सीआरपीसी के प्रोविजंस पे लिख के आए हैं, उसमें एविडेंस पे आप ना एविडेंस मान रहे, ना सीआरपीसी मान रहे, ना पीएमएलए मान रहे, ना सुप्रीम कोर्ट मान रहे, ना हाई कोर्ट मान रहे। मतलब आपको वो करना है जो आप चाहते हैं जी। मेरे पास क्या रास्ता है। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। दरअसल जिस हिसाब से आपने सिस्टम को करीब से देखा है और खुद एक केस में लगातार जूझ भी रहे हैं और सारे दरवाजे आपके लिए बंद हैं, आगे चलकर आप क्या देखते हैं कि अगर हर जगह निराशा हाथ लगती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र विकल्प बचता है आपके पास? मैं कोशिश कर रहा हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने के लिए, क्योंकि इस लेवल पे वहां तक बात नहीं पहुंचती है। और मैं अब बताऊं कि बहुत ही
हिम्मत करके बात में कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि मेरे संग क्या हो सकता है, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं उन सबको झेलने के लिए इसलिए तैयार हूं कि न्याय की बात होनी चाहिए। न्यायपालिका न्याय के लिए है, अन्याय के लिए नहीं। और मेरे संग जिस लेवल पे मेरे क्लाइंट संग अन्याय हुआ है उसके लिए मैं सीजीआई साहब से समय भी मांगने वाला हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं सारा रिकॉर्ड लेके जाऊंगा और मुझे कहीं पे मैं किसी भी फेयर इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। मेरा कहीं गलत बयानी हो, गलत बात हो, मैं उसके लिए सजा खाने तैयार हूं। जी। तो राज विक्रम सिंह जी, बड़ा अच्छा लगा कि आज आप खुद आकर, जिस मसले की खूब चर्चा थी कि आपने एलिगेशन लगाए कि जज ने 1 करोड़ रुपए मांगे केस खत्म कर देने के लिए, हालांकि हाईकोर्ट में आपकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन आज आपने जिस तरीके से पूरी बातें रखी, उम्मीद है कि इन तमाम बातों को सुनने के बाद जो लोग जुडिशरी की खबरों को खूब देखते हैं, सुनते हैं, उन लोगों की भी आंखें खुलेगी कि जुडिशरी सिर्फ वो नहीं है जो दिखाई पड़ती है। आपने जो बातें बताई हैं, एक पहलू वो भी है जहां पर नीचे से ऊपर तक एक नेक्सस की ओर आप इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, और हार किसकी कैसे तय कर दी जाएगी, ये आपके केस में साफ दिखाई पड़ता है। मैंने सर हाईकोर्ट से निवेदन किया कि आप उनके सारे जजमेंट की स्क्रूटनी करा लीजिए, पता लग जाएगा। फिर हमारा केस तो क्लियर है, केवल ये आधार कि हम 3 महीने बाद गए। कोई मेरा पहले कोई भी जुडिशरी से टकराने का कोई, हम लोग वकील हैं, मुकदमा करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन जब ये देखा कि अब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया मेरे लिए, तो कंप्लेंट भी एक रास्ता था, वो करना भी था और हम उसको तूल नहीं देना चाहते थे। अब हाईकोर्ट के जज साहब को ये ऑर्डर पास करना कि इसमें कोई स्टे नहीं है, इसलिए इसको प्रोसीड कर दिया जाए, इसको क्या लिया जाएगा ये आप लोग इसका विश्लेषण करें। उसके बाद 6 बार उनके यहाँ लगता है, 6 बार हम डेली मेंशन, हर बार मेंशन करते हैं कि साहब बहुत अर्जेंसी है, इसमें इनजस्टिस हो जाएगा। मेरी बात को अनसुना करके बल्कि आउट ऑफ टर्न मुकदमे लिए जाते थे, उसमें भी मेरी लिस्ट में नाम नहीं शामिल किया गया। इसको क्या कह सकते हैं? और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक जजमेंट है कि घूसखोरी या रिश्वत का कोई डायरेक्ट प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वो अकेले में मांगी जाती है। इसलिए सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे कि ऐसा, अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये कहते हैं कि हाँ घूस मांगी गई होगी, तो वो फिर माना जाएगा कि घूस मांगी गई। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, वो भी मैंने ऑनरेबल हाईकोर्ट को बताया कि साहब उनसे उन्होंने कहा हमसे क्या एविडेंस आपके पास। मैंने कहा मैं कैसे बताऊं कि डाइस से मांगा गया, तो वो एविडेंस सर्कमस्टांशियल एविडेंस अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। आप सारी इंक्वायरी करा लीजिए, मैं तैयार हूं इंक्वायरी के लिए। लेकिन आज मेरा क्लाइंट ब्रह्मप्रकाश सिंह आईसीयू में, मेदांता में इस समय जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं केवल इस मुकदमे की वजह से, क्योंकि उनको लग गया कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको इस उम्र में भी, जो 75 साल की उम्र हो रही है, सजा खाना पड़ेगा, जबकि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। तो उम्मीद करते हैं राज विक्रम सिंह जी की आपको इस केस में लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और इसके लिए आप जूझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि रास्ता निकलेगा। अगर आप सीजीआई तक भी जाना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि अन्याय अगर किसी के साथ हो जाए तो यह सही नहीं होगा, फिर न्याय की बात की नहीं जा सकती है। तो चलिए, एक लंबा सा इंटरव्यू रहा, करीब हम लोग 40 मिनट हम लोगों ने बातें की हैं, और आपकी, मुझे उम्मीद है कि पूरी बातें जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह रखे हैं। जी। तो ऐसे में देखते हैं, इस वीडियो को लोगों के सामने आने देना चाहते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। अगर आपकी जरूरत होगी तो हम फिर जुड़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। जब भी आपको कोई क्लेरिफिकेशन इस पे चाहिए या फिर से इसी टॉपिक, इसी मुकदमे में कुछ पूछना हो, मैं आई एम ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई ऑफ एनी काइंड बाय एनी पर्सन। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज विक्रम सिंह जी।